अब न्याय देने का काम क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। क्योंकि आपके बच्चों को दक्ष शिक्षक चाहिए, जो 100 में 70 पाता है वो अच्छा पढ़ाएगा या 100 में 40 पाता है वो अच्छा पढ़ाएगा। आप देशवासियों को ये चीज़ डिसाइड करना है। जब सारी चीज़ें सही हुई है तो फिर हमारी जो इतने शिक्षक हैं जिन्होंने प्राइवेट सूची में अपना स्थान लाया, उसके बाद यहाँ पहुँचे, फिर उनकी गलती कहाँ से आती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत परेशान है, शादी भी कई लोग की टूटी है, प्लस जो बहुत लोग ऐसे भी थे जो अपना जॉब दूसरा छोड़ के इसमें लगे हुए थे। मैं खुद मैम एक जॉब छोड़ के इसमें आई थी। करे कोई और भरे कोई और, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। ये कहावत इन दिनों बीएड और डीएड अभ्यर्थियों में एकदम सटीक बैठ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीएड और डीएड दोनों अभ्यर्थियों के बीच एक जंग छिड़ चुकी है। दोनों ही अभ्यर्थी लगातार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति दी जाएगी और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें निकाला जाएगा। हालांकि दोनों ही अभ्यर्थियों के पक्ष में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, जिससे परेशान होकर लगातार ये मंत्री जी के बंगले के चक्कर काट रहे हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में बीएड के अभ्यर्थी मंत्री जी के बंगले पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इस बार मंत्री जी से मुलाकात करके वो क्या कुछ बात करने वाले हैं। लगातार आप लोग मंत्री जी के बंगले के चक्कर काट रहे हैं, क्या आश्वासन अभी तक मिल पाया? देखिए, मंत्री जी ने यही आश्वासन दिया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वही मंत्री जी उस पर ही अमल करेंगे, उसी फैसले को। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट से 2 अप्रैल को हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। अब हाई कोर्ट के बाद अगली जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की है। सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा रहे हैं, 13 मई की हियरिंग है। तो हम सरकार से यही आश्वासन लेने आए थे कि उस हियरिंग में जो है एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल को वो उतारे। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ के जो नियुक्त हैं उनका पूर्णतः समर्थन किया और वहाँ पे उनको कोर्ट में भी पूरा उन्होंने सपोर्ट किया, वैसे ही उसी प्रकार का समर्थन हम इस गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि कम से कम वो तुषार मेहता जी को हमारे पक्ष में वहाँ पे उतारें सरकार जो है। मंत्री जी ने तो कह दिया है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन होगा। मैम, सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि पॉजिटिव रास्ता निकाले, हम बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। और पहले तो जो हियरिंग होने वाली है वहाँ मजबूती से पक्ष रखें, एसजी और एजी को उतारें हमारे लिए। जैसे एमपी सरकार ने रखा है वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार भी हमारे पक्ष में रखे, हम यही अनुरोध करेंगे सर। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों से क्या गलती हुई है जो लगातार आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हम लोग को लगता है मैम हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ज़्यादा पढ़ना हमारे लिए गलती साबित हो गया है, ज़्यादा डिग्री लेना है ना। अब यही हमारी सबसे बड़ी गलती तो हम लोग की टीईटी एग्ज़ाम को पास भी किए हैं, फिर व्यापक एग्ज़ाम में एकदम फर्स्ट आके भी एकदम से मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा गलती तो यही कर लिया कि मैं पढ़ लिख लिया हूँ। शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं रहता और कम रैंक लाया रहता तो हाई कोर्ट हमारी बात को भी सुनती और हम लोग को बोलता हूँ। यहाँ पे जो पूरी गलती है वो पॉलिसी मेकर्स की है। जो एनसीटी है वही एक ऐसी संस्था है जो गाइडलाइन तैयार करती है, उस गाइडलाइन को देखकर ही हमने बीएड किया है ना। और नियम के तहत ही हमने परीक्षा दी है, रिज़ल्ट आया है, मेरिट पे आया है। उसके 5 सालों के बाद रिज़ल्ट आने के बाद और गजट के 5 सालों के बाद इस गजट को क्वेश कर दिया जाता है, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और 11 अगस्त के बाद हमारी जो भर्ती हुई है उसका रीज़न भी ये है कि डीपीआई ने जो है वो व्यवस्था के सुचारू रूप से चले, इस वजह से उन्होंने वर्ग 1 की भर्ती उन्होंने पहले की, फिर 2 की, फिर 3 की। इस वजह से जो है हमें थोड़ा सा 11 अगस्त के बाद हमारी भर्ती हुई। अगर वो 3 की काउंसलिंग पहले करवाते तो ऑब्वियसली हम जो है 11 अगस्त की डेट के पहले हमें ज्वाइनिंग मिल जाती। तो अभ्यर्थी का कहीं पर भी कोई दोष नहीं है। यहाँ जो पूरी दोष है वो पॉलिसी मेकर्स का है और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का है। लगातार आप लोग मंत्री जी के बंगले के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक क्या आश्वासन मिल पाया है? मैम, मंत्री जी से तो हमें हमेशा ही आश्वासन मिला है और हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि सरकार हमेशा न्याय का ही साथ दी है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने गज़ट देख के बीएड किया, हमने नोटिफिकेशन देख के एग्ज़ाम दिया और 11 अगस्त की जो डेडलाइन वाली बात है, हमारा सारी प्रक्रिया 11 अगस्त से पहले पूर्ण हो चुकी थी। बस एक ज्वाइनिंग देनी हमारी बची हुई थी, जो कि सरकार जो पिछली सरकार थी उसकी वजह से या डीपीआई की लेट की वजह से जो भी हुआ, इसमें कहीं भी बीएड कैंडिडेट की किसी की कोई गलती नहीं है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अच्छे से पक्ष रखे ताकि हमें न्याय मिले। सुनने में आया है कि कुछ लोगों की इसकी वजह से शादी वगैरह भी टूट चुकी है, ऐसा कुछ? जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि पिछले 7 महीने से हम लोग सब नौकरी में लगे हुए हैं, तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वापस अपने घर जाएं। अगर आप नौकरी कर चुके हो, अब आप अपने घर जाओगे अपने गांव समाज में, तो बहुत ही मुश्किल होता है मैम लोगों को फेस करना। 10 टाइप का क्वेश्चन आता है
ठीक है, तो बहुत परेशान है। शादी भी कई लोग की टूटी है, प्लस जो बहुत लोग ऐसे भी थे जो अपना जॉब दूसरा छोड़ के इसमें लगे हुए थे। मैं खुद मैम एक जॉब छोड़ के इसमें आई थी। अब तो वो अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए ख़त्म हो गया। और अगर ये है, पिछले 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा, पिछले साल 4 मई को नोटिफिकेशन आया था 2023 में। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैम, इसके पीछे ही हम लोग वो हैं और किसी और एग्ज़ाम का भी तैयारी नहीं कर पाए हैं इस बीच में। तो बहुत मानसिक रूप से तो बहुत ही वो है, पर विनम्र अपील है सरकार से कि बिल्कुल हमारा पक्ष रखे और पॉजिटिव कुछ अच्छा ही हो, इसी की उम्मीद है बस। लगभग कितने महीने हो गए आप लोगों को ये लड़ाई लड़ते लड़ते? देखिए, मैंने अभी मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी बात किया है, करेंगे बोल रहे हैं। सरकार सरकार होती है, सरकार चाहे तो न्यायपालिका सब छोड़ दीजिए, वो कर सकते हैं। मैं तो इन बच्चों के लिए नौकरी की बात किया हूं और उनसे निवेदन किया हूं कि आप सीधा सीधा दिल्ली विधि मंत्री से बात करिए। लॉ मिनिस्टर जो है वो सॉलिसिटर जनरल को, सरकारी वकील को बोले कि इनके पक्ष में बोले। अच्छा, हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे। बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, नौकरी करने के बाद बाहर निकले हैं और प्रदेश में हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी में रखना चाहिए और जिस दिन कोर्ट का आर्डर आएगा तब तो ये आएंगे। आप क्या कर रहे हैं जो शिक्षा मंत्री, तो इनको आदेश करिए कि इनको रखा जाए और ये लिखा लें कि जो न्यायालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन एक बार जो नौकरी कर चुका रोड में घूम रहा है, देखिए संख्या इनकी कितनी है। और कहीं कहीं लगता है कि इसमें राजनीतिक द्वेष के कारण आपस में डीएड बीएड को लड़ा करके भी कुछ एक रुकावट पैदा किया जा रहा है कुछ लोग द्वारा। तो वो सब बाधाओं को दूर करके आज अभी 24 घंटे में इनको नौकरी में वापस लेना चाहिए और एक पेपर में लिखा लें कि जो कोर्ट का आदेश होगा हम उसको मानेंगे। करना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। लगभग कितने संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? मैम, हम लोग लगभग यहाँ पे अभी वो 3000 की संख्या में पहुँचे हैं आज। और मैम, और एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि मैम, ऐसे हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका मैम एज भी क्रॉस हो गया है और हम लोग अभी वो लास्ट स्टेज में हैं, तो क्या करेंगे अब? और हम लोग जॉब छोड़कर भी आए हैं, संविदा का भी, ये सरकारी नौकरी का भी बहुत सारे साथी लोग हैं। अब फिर क्या करेंगे आगे? और हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं मैम। तो हम लोग सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से कि हमारी जॉब को यथावत बनाए रखें। लगातार आप लोग चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं। देखिए मैम, अब चक्कर तो काटना पड़ेगा ही, नौकरी की बात है ना। दूसरी बात यह है कि दिक्कत यह है कि इतने सारे चीज़ें जो प्रोसेस हुई, सारे चीज़ें में हम लोग पार किए, है ना। अब एक चीज़ और बात बताना चाहूँगा, जैसे हमेशा मैं देखा कि एलिजिबिलिटी की बात की जाती है, तो टेट किस लिए होता है? इसलिए होता है ना कि उसमें वर्ग 3 के लिए अर्थात सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसलिए टेट होता है। तो हम लोग पार किए पहले, तो वहीं हमारी क्वालिफिकेशन डिसाइड हो जाता है कि भाई हम इसके लिए योग्य हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। पहले राजपत्र में जारी होती है, नोटिफिकेशन आती है, वहाँ साफ साफ अक्षर में लिखा जाता है कि बीएड एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट का जो राजपत्र है उसका कोई वैल्यू होता है कि नहीं होता है ना। कल के दिन सो ऐसा हो जाएगा कि भाई राजपत्र में कुछ भी आ गया, एग्ज़ाम दिए, नौकरी में लगे, तीसरे दिन बाहर। स्थिति तो हमेशा ऐसी ही बनती रहेगी। तो ये सारी स्थितियाँ हैं और राजपत्र में यहाँ साफ साफ यहाँ वर्णित भी है ना, बीएड डीएड जो भी है, तो उसमें सीधा डीएड और बीएड दोनों को एलिजिबल बताया है। तो उस आधार पे हम लोग आए हैं। तो सरकार तो हमेशा हमारे सपोर्ट में बात करते आई है और अभी भी हमको आश्वासन मिला है कि आपके लिए हम लोग जाएंगे या करेंगे करके। और सरकार से हमको उम्मीद भी है और हम चाहते भी हैं कि सरकार से आग्रह कर रहे हैं बार बार कि ये चीज़ करें। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अगर एमपी की बात करें, एमपी में भी ये चीज़ हुआ और एमपी आज सुरक्षित किया। सुरक्षित कैसे किया कि उन्होंने तुषार मेहता को सामने भेजा, क्योंकि बीएड की उसमें गलती नहीं है, उसमें तो राजपत्र में जारी हुआ ना। अब उसके पहले जाता है तो एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर आया। जब सारी चीज़ें सही हुई है तो फिर हमारी जो इतने शिक्षक हैं जिन्होंने प्राइवेट सूची में अपना स्थान लाया, उसके बाद यहाँ पहुँचे, फिर उनकी गलती कहाँ से आती है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनका गलती कहाँ है। जब गलती इनका कुछ नहीं है तो निर्दोष को सजा क्यों भाई, है ना। उनकी बनाए रहना चाहिए। ये बीएड और डीएड की बात नहीं है। अगर बीएड डीएड की बात करें तो मौका दोनों को समान मिला है ना। डीएड वाले भी सिलेक्शन हुए हैं, करीबन 1600 लोग सेलेक्ट हुआ के आज सहायक शिक्षक में नौकरी कर रहे हैं। हम लोग भी 3000 लोग आए हैं। तो दोनों को समान मौका मिला, समान अवसर मिला, समान समय मिला। जो रैंक में आए, प्राइवेट सूची में आए, वो यहाँ आए। अब बात ये आती है कि भाई कई बार सवाल करते हैं कि प्राइवेट सूची जो आती है वो तो सिर्फ एक मानक है जिसके आधार पर उनके लिए, लेकिन मानक कैसे है मैम? अब उसको ये भी तो मान सकते हैं ना कि जो प्राइवेट सूची में आए इसलिए उसको प्राइवेट सूची रखा गया ताकि लोग जो है अच्छे लोग आ सकें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन हो सके। और देखिए, इस बात में हमारे जो बहुत लोग साथी हैं, उनके जो एचएम है या फिर वहाँ के जो पालकगण हैं, उन लोग भी ने अनुशंसा किया है कि इनके आने से हमारे स्कूल में या फिर बच्चों में जो मानसिक है, बौद्धिक है, वो विकास हुई है। तो जब इतने सारी चीज़ें हो रही है तो हम लोग किस तरह से एलिजिबल हुए और किस तरह से हम लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो ये सारे चीज़ों को सरकार समझ भी रही है और हमको आशा भी है कि आगे समझेगी
और उनसे हम बार बार हम लोग का आग्रह है कि वो चीज़ को वो करेंगे और हमको सेव करेंगे। आप लोग वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी मिलने जाने वाले थे, उनसे मुलाकात हुई? हाँ, हमारे साथी गए थे मैडम, और वहाँ से भी आश्वासन जो साथी गए थे वो बता देंगे। और मैं एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर युवराज कुमार एंड नाउ असिस्टेंट टीचर, एट प्रेजेंट टाइम आई एम पोस्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल टेम्पल कुमार। सो सबसे पहला तो जितने भी नियम कानून हैं सभी जान गए हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, दोनों सदन और हमारे मुख्यमंत्री जी और जो शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि हमारे को सॉलिसिटर जनरल का जो सपोर्ट है वो बनाएं और हमारे पक्ष को मजबूती से रखें। और मुझे बहुत गर्व है, मेरा नौकरी भी आया था एम्स में, जिसको नौकरी को छोड़कर मैं यहाँ पर हूँ, प्लस एक 41 साल मेरी उम्र हो गई है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई बोलता है मैं सुसाइड कर लूँगा, कोई किसी की मम्मी हार्ट अटैक में एडमिट है। और क्योंकि मैं एक देश का फौजी रहा हूँ, रक्षक हूँ, तो आज ये जो मेरे साथ जो बच्चे हैं, मैं बच्चे ही बोलूँगा, क्योंकि इतना मतलब फीलिंग आ रहा है कि सरकार को बिल्कुल एसजी का सपोर्ट देना चाहिए, पक्ष को मजबूती से रखनी चाहिए। और शिक्षक बनने के बाद यदि गांव में कोई पूछेगा आप शिक्षक नहीं रहे, तो इससे बड़ी गरिमा का कोई सवाल नहीं होता है। तो एज अ इंडियन आर्मी सोल्जर आई विल like to request to our Prime Minister, President and Vice President and राज्यपाल और Chief Minister and Education Minister, all houses minister, ये पक्का सेफ होना चाहिए हमारे बच्चे, किसी प्रकार का इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये जो है ना, कहने का मतलब है कि ये लोग टेंशन में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी भी हालत में हमें एसजी सपोर्ट चाहिए, हमारी को मजबूती से रखे और कैसे भी सरकार हमारी नौकरी को बचाए। मैं यही चीज़ कहूँगा, एक सोल्जर होने के नाते, देश का सैनिक होने के नाते हम, और साथ में देश की जनता भी हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि आपके बच्चों को दक्ष शिक्षक चाहिए, जो 100 में 70 पाता है वो अच्छा पढ़ाएगा, या 100 में 40 पाता है वो अच्छा पढ़ाएगा। आप देशवासियों को ये चीज़ डिसाइड करना है, आपको भी बोलना पड़ेगा, घर में बैठ के इसको सुन रहे होगे, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सभी चीज़ों को, भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लें। सभी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ शिक्षक लोग और शिक्षक के साथ में परिवार को हानि पहुँच रही है। चूँकि मैं जिस गाँव में जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, परछा में, वहाँ पे जितने भी अभिभावकगण हैं, जो मेरे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, वो सारे लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि सर आपके आने से हमारे स्कूल में बहुत अच्छा सर्वांगीण विकास हुआ है, बच्चे सुधरे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे हैं। और चूँकि गांव में होता क्या है कि अच्छी शिक्षा को लेकर गांव वाले अभिभावक अपने बच्चों को गाँव से दूर कहीं और स्कूलों में भेजते हैं, तो वो सभी के सभी लोग इस पे रुके हुए हैं कि कब सर की नौकरी बचे और सारे, ताकि गाँव वाले के बच्चों को यहाँ पर वापस आएँ और उनकी शिक्षा को वापस से दुरुस्त किया जाए। तो मैं सबको ये सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सिर्फ सहायक शिक्षक नहीं है, हमारे माता पिता, हमारे घर वाले नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पे हम पोस्टेड हैं वहाँ के सारे अभिभावक भी हमसे लगे हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और उन सारे के सारे लोगों की, यानी कि सरकार से यही दरख्वास्त है कि एक बार एसजी सर और एसजी सर को लेके जाएँ। और एसएलपी चूँकि हम लोगों ने दायर कर चुकी है, तो वहाँ पे जाके एजी सर और एसजी सर वहाँ पे जाके हमारी बातों को दृढ़ता से, अच्छी सी और मजबूती से रखें और एमपी गवर्नमेंट के जैसे हम आपको भी बचाएं। मामला सिर्फ शिक्षा और योग्यता का नहीं है, मामला 80 और 20 का है। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, बीएड की संख्या 80% है और डीएड की मुश्किल से 20%। अब सिलेक्शन भी उसी के रेशियो में होगा। सीधी सी बात है कि 80% लोगों के, आप चाहते हैं कि 80% लोगों के पैरों में बेड़ियाँ डाल दें ताकि 20% फेल होने वाले टॉप कर सकें। ये किसी भी हद तक न्याय नहीं होता है। इसीलिए विष्णु पुराण में भी कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि दया निधि सज्जन पीड़ा। जब भी धर्म की हानि होती है तो कोई संकट मोचन धरती पे अवतार लेता है। हमारे लिए वो किस रूप में आते हैं वो हम देखना चाहते हैं, कि वो शिक्षा मंत्री हैं माननीय, या मुख्यमंत्री हैं, या हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। मैम मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग जितने भी आए हैं आज सब मैरिड होल्डर्स हैं, हम लोग अवैध नहीं हैं, हम लोग योग्य अभ्यर्थी थे तभी आज सिलेक्शन लिए हैं और आज सरकारी कर्मचारी है। तो हम सरकारी कर्मचारियों की ओर से मैं सब अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखे और हमें सेव करें। हम डीएड वाले लोग को बस एक ट्रेनिंग का बात होता है कि उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग हम लोग भी करते हैं मैम, हम लोग भी प्रशिक्षण हमारे महीने में 1-2 बार होता रहता है। और उन डीएड वालों को मैम हम लोग ही कॉलेज में बीएड एमएड जो हम लोग हैं, हम लोग ही उन लोग को पढ़ाते हैं, तो हम लोग अयोग्य कैसे? लगातार आप हमारे फैमिली का कैसे सपोर्ट मिल रहा है? मैम जब से ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला सुनाया है, तब से जब फैमिली वालों को पता चला, सब टेंशन में आ गए हैं। मैं
माता पिता जो भी इतने सालों तक हमने संघर्ष किया, उसके बाद ये जॉब मिला है। उसके बाद जब ये जॉब जाने की बात आई, उसके बाद घर वाले बहुत ही चिंतित हैं मैम। बार बार पूछते हैं आप लोग का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम वो घर से बार बार बोल के आते हैं हम मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं हम। हमको हमारी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने बीएड वालों को सुरक्षित रखा, वैसे ही हम लोगों को भी सुरक्षित रखा। मैम घर परिवार हमारा भी है। जब भी आते हैं ना रायपुर, घर वाले यही पूछते हैं मैम कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। जॉब लगने के बाद भी हम लोग खुश नहीं हैं मैडम, सोचिए। और इतने परेशान हो गए, बार बार आना यहाँ हम लोग के लिए भी संभव नहीं है। लोगों को लगता होगा कि इन लोग बार बार आ जाते हैं, हम लोग के लिए संभव नहीं है। हम लोग भी परेशान हैं, हमारी भी फैमिली परेशान है मैम। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जैसे एमपी की सरकार ने हम बीएड वालों के लिए मदद की, हमारे लिए भी मदद करें। और डीएड दोनों विद्यार्थी लगातार आपके बंगले के चक्कर लगा रहे हैं और दोनों की पहले ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन न्याय अभी तक किसी को नहीं मिल पाया। अब न्याय देने का काम क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। तो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसी पर फैसला लिया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। आगे की अपडेट लगातार जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन भीमराव के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।